नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी की वापसी जो कि तय है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इसकी खबर नहीं आई है, लेकिन वो मामला है 1 दिन 2 दिन का। उनकी लोकसभा में वापसी तय है, लेकिन इस वापसी के मायने क्या हैं? राहुल गांधी फिर से लोकसभा सदस्य बन गए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा होगा, जो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, वो क्या होगा? बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्षी गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के लिए एक निश्चित रूप से बूस्टर है, एक उनके लिए उत्साहवर्धक खबर है कि उनका जो सबसे बड़ा पार्टी का नेता है वो फिर से चुनावी मैदान में आ गया है। अभी तक संशय था कि वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं। अगर उनकी सज़ा बरकरार रहती 2 साल की तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते, और कम से कम 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते। 2 साल की सज़ा, 6 साल फिर उसके बाद चुनाव लड़ने पर रोक, तो यानी 8 साल के लिए बाहर होते। तो वो आशंका, वो जो तलवार लटकी हुई थी, वो बाहर हो गई। अब उससे मुक्ति मिल गई है, तो समस्या ख़त्म नहीं हुई है। एक तो मुकदमे की बात कर लें। मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल की जो अधिकतम सज़ा दी गई है वो ठीक नहीं है, तो उस सज़ा पर रोक लगा दी है। अब ये मामला फिर से जाएगा नीचे और तय होगा कि कितनी सज़ा होनी चाहिए, कितनी सज़ा जो उनका अपराध है उसके अनुपात के अनुसार है। तो राहुल गांधी बरी नहीं हुए हैं, एक बात। उनको सज़ा हो सकती है अब भी, ये दूसरी बात। वो चुनाव हो सकता है उनको जेल से लड़ना पड़े, ये तीसरी बात। लेकिन ये सब संभावना के दायरे में है। मुकदमा चलेगा, कितने दिन चलेगा, क्या लोकसभा चुनाव तक उसका फैसला आएगा, ये सब तमाम तकनीकी मुद्दे हैं जिन पर इसका जवाब निर्भर है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक बात कह सकते हैं कि मानहानि के मामले में पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं। दूसरी बात कि 10 और मुकदमे ऐसे चल रहे हैं उनके खिलाफ। उनमें कब किसका क्या फैसला आएगा कुछ मालूम नहीं। कांग्रेस पर असर ये हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा, नया उत्साह आएगा, और वो ज़्यादा ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में डटेंगे, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। अब सवाल ये कि बीजेपी पर असर क्या होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही सुखद खबर है। देखिए, एक बात समझनी चाहिए हमको कि राजनीति हो या युद्ध हो, आपके सामने दुश्मन होना चाहिए एक। अगर दुश्मन नहीं है तो आपकी लड़ाई में वो दम नहीं आता। जैसे क्रिकेट की भाषा में अगर कहें कि मान लीजिए भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से हो और भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो, दोनों के मैच की क्वालिटी में फ़र्क हो जाएगा। तो जब मजबूत दिखता है विपक्ष, तो फिर आपकी लड़ाई जो है वो ज़्यादा ऊर्जा उसमें आ जाती है, ज़्यादा शक्ति आ जाती है, आप पूरे दमखम से लड़ते हैं। कमज़ोर विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ा खतरा जो होता है वो ये होता है कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं कि अरे बहुत कमज़ोर विपक्ष है, उसको तो हरा ही देंगे, हमारा जीतना तो तय है। जैसे ही ये बात मन में आती है नेता की, नेता से आती है कार्यकर्ता के मन में, कार्यकर्ता घर पर बैठ जाता है कि चुनाव तो जीत ही जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी की ये कॉम्प्लेसेंसी जो है वो दूर हो गई। वैसे वो दूर हो गई थी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ही, लेकिन इसकी वजह से और दूसरा, बीजेपी को फ़ायदा ये है कि एक दुश्मन है सामने। राहुल बनाम मोदी की जो लड़ाई है वो बीजेपी को अजेय बनाती है। ये बात बहुत से लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी वास्तविकता है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं आप कि राहुल बनाम मोदी की लड़ाई का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी बहुत आगे हैं। जो अलग अलग सर्वेस की रेटिंग आती है उसमें भी आपको दिखेगा कि बहुत फ़र्क है। तो राहुल की जब लोकप्रियता गिरने लगती है तो बीजेपी के लिए चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि अगर दुश्मन ही सामने से गायब हो जाएगा तो फिर लड़ाई का जो है उद्देश्य वो जो है उतनी उत्कटता के साथ आपके सामने नहीं होता है। तो इसलिए राहुल गांधी का फिर से मैदान में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। अब सवाल यह है कि इसका गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। जो नया INDIA गठबंधन बना है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी इस बात से निश्चिंत थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले तौर पर बोला भी कि हम प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं कर रहे हैं।
वो इसलिए कि राहुल गांधी मैदान में नहीं दिख रहे थे और कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने का सपना भी नहीं देख सकता। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये की मूर्ति बने हुए थे, ये त्याग की भावना थी, वो इसलिए कि राहुल गांधी मैदान में नहीं दिख रहे थे। अब राहुल गांधी की वापसी हो गई, फिर से मैदान में आ गए हैं। तो एक तो मोदी बनाम राहुल को रोकने की जितनी कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी उतना ही उसके लिए मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई बनेगी अल्टीमेटली मोदी बनाम राहुल की। क्यों बनेगी? उसका एक सीधा सा कारण है कि जो भी विमर्श अभी पिछले 9 साल में विपक्ष खड़ा कर पाया है, उसका जो केंद्र है वो एक ही मुद्दा है, वो है मोदी हटाओ। मोदी हटाओ तो किसको लाओ? राहुल गांधी को लाओ। ये कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बाकी विपक्षी दल इस स्थिति को स्वीकार कर लें जिसमें मुश्किल आ रही है। तो पहली समस्या आएगी कि राहुल गांधी की लीडरशिप की स्वीकार्यता की, क्या गठबंधन के अंदर उनकी स्वीकार्यता होगी? अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके दिल्ली के घर पर गए थे। उनकी बेटी का घर है, मीसा भारती को अलॉट हुआ है राज्यसभा सदस्य के नाते, वहीं रहते हैं लालू प्रसाद यादव। तो उनसे मिलने के लिए गए। चंपारण मटन की चर्चा मैं कर चुका हूं पिछले वीडियो में, संडे वाले में। तो ये सवाल ये कि क्यों हुआ? आखिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर विपक्ष के किसी एक नेता से मिले तो लालू प्रसाद यादव से क्यों मिले, जिनकी पार्टी का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है? इससे अंदाज़ा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव को इतना महत्व देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को। उसका एक अतीत है और वो ये है कि 2004 में जब यूपीए बनने की स्थिति आई थी तो आपको याद है 99 में शरद पवार जो है विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हो चुके थे कांग्रेस से। देश भर में माहौल था, बीजेपी ने भी माहौल बनाया था विदेशी मूल का सोनिया गांधी के। उस समय सोनिया गांधी की लीडरशिप बाकी दल जो क्षेत्रीय दल साथ आ रहे थे वो एक्सेप्ट कर लें, वो स्वीकार कर लें, इसमें लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका थी। और लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है गांधी परिवार पर। उसकी वजह यह है कि दरअसल अगर ठेठ भाषा में कहें, देहाती भाषा में कहें, तो लालू प्रसाद यादव गांधी परिवार के लठैत हैं, जो बाकी दलों को हाँक कर कांग्रेस के खेमे में लाने का काम कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ही नीतीश कुमार को अभी मिलवाने लाए थे सोनिया गांधी से, जब उन्होंने ये विपक्ष की मुहिम शुरू की। तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेताओं से उनका संवाद है, उनका संबंध है, उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनकी बात मानी जाए न मानी जाए ये बात की बात होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरह से ममता बनर्जी से बात कर सकते हैं या शरद पवार से बात कर सकते हैं या फिर अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं, उस तरह से कोई और नेता है नहीं कांग्रेस में जो बात कर सके, और न ही विपक्षी खेमे में नीतीश कुमार भी नहीं है। नीतीश कुमार का उस तरह का रेपो नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार ज़्यादातर समय पिछले 20-22 सालों में बीजेपी के साथ रहे हैं। तो उनकी एक तो निष्ठा बड़ी संदिग्ध है। लालू प्रसाद यादव विपक्षी खेमे में ऐसे नेता हैं, ऐसी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया। 1990 को छोड़ दें, जब जनता दल की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी, उस दौर को छोड़ दें तो कभी लालू प्रसाद यादव और बीजेपी का तालमेल नहीं हुआ। तो एंटी बीजेपी फेस के रूप में लालू प्रसाद यादव की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा है। ममता बनर्जी भी बीजेपी के साथ रह चुकी है सरकार में, डीएमके भी रह चुकी है। उसके अलावा हालांकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी पहचान उस रूप में नहीं है, और अखिलेश यादव की तो राष्ट्रीय नेता के रूप में कोई पहचान बन ही नहीं पाई है। तो और ना उनका जो है दूसरे दलों के नेताओं से उस तरह का कोई रेपो है। तो इसलिए अखिलेश यादव की भूमिका बड़ी सीमित है। इस सब में जो है केंद्रीय भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो लालू प्रसाद यादव। इसीलिए राहुल गांधी गए। तो राहुल गांधी के मिलने की लालू प्रसाद यादव से जब मैंने फ़ोटो देखी, चित्र देखा, तो मुझे एक घटना याद आ गई।
घटना है 1980 की। जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। हेमवती नंदन बहुगुणा जनता पार्टी में थे, बाबू जगजीवन राम के साथ वो जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पहले कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी उन लोगों ने, उसके बाद मर्जर हो गया जनता पार्टी में। हेमवती नंदन बहुगुणा की उपयोगिता क्या है, उनका जनाधार क्या है और उनकी ताकत क्या है, ये इंदिरा गांधी बखूबी समझती थी। उनको लगता था कि 1980 के चुनाव में अगर बहुगुणा जी साथ आ जाएंगे तो हमारे लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, सीधे नहीं गई, अपने साथ संजय गांधी को लेकर गईं। और संजय गांधी को लेकर गईं और वहाँ पहुँचने के बाद संजय गांधी से कहा, बेटा मामा जी के पैर छुओ। अब देखिए, भारतीय मन जो होता है इस तरह के सम्मान से, इस तरह के भावनात्मक दृश्यों से जो है बड़ी जल्दी पिघल जाता है। वैसे भी जनता पार्टी में हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत सहज नहीं रह गए थे। तो कांग्रेस उनका अपना घर था, वो कहते भी थे कि कांग्रेस मेरा घर है। 1984 के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर मैं होता 1984 में कांग्रेस में तो राजीव गांधी नहीं, मैं प्रधानमंत्री बना होता। बोले कि वो मेरा घर है, मैं जानता हूँ कि घर के किस कोने में क्या है और क्या चीज़ कहाँ से कहाँ रखी जानी चाहिए। तो और उस एक मीटिंग के बाद, उस एक बैठक के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा वापस कांग्रेस में चले गए। तो एक छोटी सी मुलाकात घटना को एक ऐतिहासिक मोड़ दे देती है, एक निर्णायक मोड़ दे देती है। यही हुआ था 1980 में। सोनिया गांधी ने ये सब देखा हुआ है, उनको मालूम है इंदिरा गांधी की राजनीति कैसे चलती थी, उनको मालूम है कि बाकी लोगों के साथ संबंध कैसे बनाकर उसका उपयोग किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव उनकी नज़र में 1980 के हेमवती नंदन बहुगुणा हैं। इसीलिए राहुल गांधी को भेजा गया। राहुल गांधी अगर तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी का लालू प्रसाद यादव से मिलने जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, समस्या क्या होगी विपक्ष में? समस्या एक तो होगी राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कराना। दूसरा, अब कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। ये बड़ी दुविधा है कांग्रेस के सामने। अगर राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाती है प्रधानमंत्री पद का तो मुश्किल है, फिर सामने मोदी आ जाते हैं। नहीं बनाती है तो कोई चेहरा नहीं है, उसका नुकसान है। फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उस तरह का उत्साह नहीं रह जाएगा कि हम किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों मेहनत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे निर्णायक बात जो होगी इस चुनाव में, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि बीजेपी के सामने विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं, उसकी वजह अभी मई में CSDS का एक सर्वे आया। CSDS और NDTV का सर्वे था। उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 29% हो गया है। 2019 में 19%, 19 था। 19% से 29%, यानी 10% की बढ़ोतरी। और बीजेपी का वोट शेयर जो 2019 में 37% था, वो हो गया है 39%, 2% की बढ़ोतरी। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है वो रिवाइवल की कोशिश कर रही है। हाल ही में 2 चुनाव जीत गई है विधानसभा के, तो उसके पक्ष में माहौल बन रहा है, विपक्षी एकता का माहौल बन रहा है। लेकिन इसमें असली बात समझने की है, ये वोट शेयर कहाँ से आ रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ, कांग्रेस और बीजेपी, उनका जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो क्षेत्रीय दलों से आ रहा है और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा आ रहा है। यानी क्षेत्रीय दलों के लिए अगर कोई खतरा है तो कांग्रेस पार्टी है। और ये इसमें जो है, जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ेगी वैसे वैसे क्षेत्रीय दल घटेंगे, जैसे जैसे क्षेत्रीय दल बढ़ेंगे वैसे वैसे कांग्रेस घटेगी। यही अनुपात है दोनों के बढ़ने घटने का। तो इसलिए अगर किसी से खतरा है क्षेत्रीय दलों को तो वो बीजेपी से नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से है। और विपक्ष के नेताओं को इस बात का एहसास है। जो ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली पंजाब हमारे लिए छोड़ दीजिए,
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए छोड़ दीजिए, वो इसी वजह से कह रहे हैं। उनको मालूम है कि अलायंस का मतलब है कांग्रेस को अगर सीटें दी तो उन्हीं का वोट जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो, कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो, तो उसमें वोट इन्हीं दोनों पार्टियों का आपस में एक दूसरे को जाएगा। बीजेपी का वोट नहीं जाने वाला इनमें से किसी को। तो नुकसान राहुल गांधी का फिर से लौटना, इनकी वापसी, और कांग्रेस का ज़्यादा असर्टिव होना और कांग्रेस का मजबूत होने का संदेश जाना, ये क्षेत्रीय दलों के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। और इसीलिए ये गठबंधन को लेकर मेरी जो आशंका है कि ये कितने दिन चलेगा, अगर चला, बना रहा, चुनाव तक बना रहा, तो ये कितना प्रभावी होगा। गठबंधन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है उसका प्रभावी होना। और प्रभावी कैसे होता है? वोट ट्रांसफ़र से। देखिए, नेता लोग जो है मानकर दो चीज़ें चलते हैं। एक कि उनका वोटर जो है उनके प्रति बहुत लॉयल है, वफादार है। दूसरा, उनका जो वोट है उसको वो ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखते हैं। तो पहला जो मुद्दा है उसमें ज़्यादातर मामलों में होता है कि नेता से वफादारी होती है। लेकिन वोट ट्रांसफ़र का मामला आता है तब मतदाता नेता की कही हुई बात मान ले, ज़रूरी नहीं है। वो अपनी पार्टी को तो नेता के कहने पर वोट देता ही है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को देगा कि नहीं ये पक्का नहीं होता। तो ये वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता सब में नहीं होती, न नेता में न पार्टी में। तो उसका असर जो ये गठबंधन है, सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरा है उसके लिए तो कांग्रेस का बढ़ना, और दूसरा आपस में वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता न होना। ये हम लोग देख चुके हैं 2019 में 2 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस हुआ और कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस हुआ। दोनों औंधे मुँह गिरे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये डगर जो है पनघट की बड़ी कठिन है, इतनी आसान नहीं है। तो राहुल गांधी का आना लौटना कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्षेत्रीय दलों के लिए बुरी खबर है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।